नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ईश्वर की कृपा और आप सभी के प्रोत्साहन से आज से एक नया कार्यक्रम हम लोग अपने चैनल पॉलिटिजोन पर शुरू करने जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व इसकी सूचना मेरे द्वारा दे दी गई थी और आज इस संबंध में पहली क्लास हम लोग लेकर आ रहे हैं और आशा करेंगे कि ये जो एक नवाचार है ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा आप सभी के एग्जामिनेशन में। पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं आरपीएससी के, यूपीएससी के, यूजीसी के और वेरियस एग्जामिनेशन, उसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छी संख्या में आ रहे हैं। ना केवल क्वेश्चन आ रहे हैं बल्कि एग्जैक्ट जो विद लैंग्वेज जो किताबें हैं वहाँ से वो क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं और उनकी प्रामाणिकता, चूंकि एनसीईआरटी किताबें हैं तो प्रामाणिकता भी उनकी निर्विवाद रहती है। तो लंबे समय से ये थॉट था कि एक ऐसा कुछ कार्यक्रम हम लोग प्रस्तुत करें जिसमें एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको आधार बनाकर और यहाँ उनके आधार पर हम थोड़ा सा टीचिंग करें। तो एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की जो 4 किताबें हैं, 11th क्लास में 2 किताबें हैं, राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तथा 12th क्लास में 2 किताबें हैं, विश्व राजनीति और आज़ादी के बाद का भारत। तो ये जो 4 किताबें हैं लगभग 50+ क्लासेस के माध्यम से एनसीईआरटी का 11th और 12th क्लास का कंप्लीट जो कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, ये आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। 50+ क्लासेस में होंगी और कोशिश ये रहेगी कि इसमें लगातार हम कंटिन्यूएशन में क्लासेस ला सकें और आग्रह रहेगा कि इन क्लासेस को, क्योंकि प्रत्येक दिन की क्लास जो है करीब 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट तक की क्लास होंगी, इन क्लासेस को अच्छे से देखिएगा। क्लासेस में मैंने एनसीईआरटी की जो किताबों में जो लैंग्वेज दी गई है वहाँ से उन्हीं चीज़ों को टाइप करवाया है और उसकी अच्छी स्लाइड बनवा दी है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से। उनकी मैं व्याख्या करते जाऊंगा। इसके आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और वैसे ये जो है हमारी ये चीज़ें, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पैनल पीडीएफ के रूप में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे आप, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी 11वीं कक्षा चैप्टर 1, इस तरह से चैप्टर हम रखते जाएंगे। चैप्टर 1 जो है वो पॉलिटिकल थियरी का चैप्टर है, राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर है। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जो आगामी एग्जामिनेशन है उसके लिए। और राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है इस पर वैसे भी मैं काफ़ी सारी क्लासेस लूँगा, लेकिन अभी जो मूल मुद्दा हमारा ये है कि एनसीईआरटी ने जो चीज़ें दी हैं उसके आधार पर हम यहाँ चर्चा करें। ये क्लास जो है स्कूल व्याख्याता को हमने मुख्य रूप से इसमें आधार रखा है। साथ ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी जो आईएएस में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से जो मेंस लिख रहे हों और यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए उपयोगी होगी। जिस समय हम कॉन्स्टिट्यूशन की, आज़ादी के बाद का भारत और विश्व राजनीति की बात करेंगे, वो क्लासेस जो हैं आरएएस के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चर्चा कर लेते हैं, ये अध्याय 1 है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसका नाम है चैप्टर का। और ये मैंने एक बनाया है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसको 2 हिस्सों में हम वर्गीकृत करते हैं। ये उसके 2 वर्ग हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। कभी कभी एक हिस्सा दूसरे की तुलना में ज़्यादा प्राथमिक हो जाता है। एक है राजनीतिक दर्शन और दूसरा है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तब उसके साथ हम बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। सिद्धांत जो शब्द है उससे कई बार ये भ्रम हो जाता है कि सिद्धांत का मतलब केवल वैज्ञानिक प्रकार के ज्ञान से होता है, जबकि हम पॉलिटिकल साइंस में जब पॉलिटिकल थियरी की बात करते हैं तब सिद्धांत का तात्पर्य केवल वैज्ञानिकता से नहीं होता है, बल्कि उसमें दार्शनिकता का और वैज्ञानिकता दोनों का समावेशन होता है। क्योंकि ये जो सिद्धांत शब्द है जिसे हम लोग थ्योरी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई थी। ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका जो अर्थ है वो था चिंतन करना, है ना, किसी विचार के बारे में सोचना और उस विचार के बारे में कुछ जो अवधारणाओं का निर्माण करना और उस विचार के बारे में कुछ सामान्यकरण, जनरलाइजेशन सोचना, ऐसे जनरलाइजेशन जिनको सत्यापित किया जा सके और उसके आधार पर कुछ निष्कर्षों तक उन सामान्यकरण को लेकर जाना। तो चिंतन इसी को हम कहते हैं। अन्यथा देखिए, एक तो होती है कल्पना, इमेजिनेशन, और एक होता है चिंतन, थॉट। दोनों में डिफरेंस है। इमेजिनेशन जो है उसमें जरूरी नहीं किसी प्रकार की तार्किकता हो, किसी प्रकार का तर्कसंगत आधार हो। जैसे हम कल्पना कर लें कि साहब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम कल्पना कर लें कि हम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, ये हमारी कल्पना होगी कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, या अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट डाल रहे हैं, ना, ये हमारी कल्पना है।
लेकिन चिंतन हम यदि करते हैं तो चिंतन करने का मतलब ये होगा कि हम ये देखें कि अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए मूल रूप से योग्यताएं क्या है। तो इसके लिए हमें अमेरिका का संविधान पढ़ना पड़ेगा, वहां का जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं दी हैं पहले हमें वो देखना होगा। या वहां एक मतदाता के रूप में यदि हम अपने को पंजीकृत कराना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि वहां का कानून, वहां के नागरिकता के नियम, वहां के जो मताधिकार के जो अधिकार हैं, जो सिविल राइट हैं, वो क्या कहते हैं। तो जब इसके बारे में हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम कोई तार्किकता लाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए किताबों का अध्ययन करेंगे, कुछ उसमें सामान्यकरण का निर्माण करेंगे और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें जो होंगी वो क्या करेंगे, हमारी इमेजिनेशन, कल्पना को हमारे चिंतन तक लेकर आएगी। तो चिंतन जो है किसी भी विषय का एक बेसिक आधार होता है। और राजनीति शास्त्र जो कि एक मास्टर साइंस माना गया पिछले 2500 वर्षों से, जो लगातार अपनी छाप छोड़ता रहा है, और अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस या आचार्य विज्ञान की बात कही थी, क्योंकि इसमें सभी विज्ञानों के, सभी विद्याओं के जो साध्य हैं वो इसमें विलीन हो जाते हैं, सभी प्रकार के जो विषय हैं उनका इसमें समावेशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो 2500 वर्षों का हमारा जो चिंतन है, उस चिंतन में दार्शनिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्षों का जब हम समावेशन कर लेते हैं, उसी को हम सिद्धांत का नाम देते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं देखिए एनसीईआरटी की क्लास की जो बात कर रहा हूं, पहला चैप्टर, उसके पूर्व में मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया करूंगा, चूंकि आज फर्स्ट क्लास है। हर चैप्टर के पहले मैं एक अपना जो इंट्रोडक्शन, जो मेरी कॉमन नॉलेज है, मेरी जो सामान्य समझ है, उसके आधार पे मैं एक इंट्रोडक्शन दिया करूंगा। उसके बाद 8, 10, 12, 15 जितनी भी स्लाइड्स होंगी उस चैप्टर की, महत्वपूर्ण चीज़ों की, उन सभी पर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, ये क्लास तो पूरी की पूरी ही हमें देखनी होगी। यदि हम एग्जाम देने जा रहे हैं और ये जानते हैं कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है, तो इस मेहनत को आपको समझना पड़ेगा और इस मेहनत के साथ आपको भी मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम सिलेक्शन की उम्मीद कर सकेंगे। ठीक है, तो मेरा तात्पर्य यह है कि पिछले 2500 वर्षों से जो कुछ भी व्यवस्थित सोचा गया है राजनीतिक विषयों पर, और राजनीतिक विषयों की मात्रा जो है वो व्यापक होती चली गई है। ठीक है, उसमें राजनीतिक अवधारणाएं भी आ गई, उसमें राजनीतिक संस्थाएं भी आ गई, उसमें राजनीतिक प्रक्रियाएं भी आ गई, है ना। जैसे मैंने कहा राजनीतिक अवधारणाएं, तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय है, अधिकार है, ये सब राजनीतिक अवधारणाएं हैं। जब मैं बात करता हूँ राजनीतिक संस्थाओं की, तो हमारा सामना होता है व्यवस्थापिका से, कार्यपालिका से, न्यायपालिका से, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से। जब मैं बात करता हूँ राजनीतिक प्रक्रिया की, तो हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो मताधिकार की व्यवस्था है, निर्वाचन की कोई व्यवस्था है, या विधि निर्माण की कोई प्रक्रिया है, ठीक है, या सुशासन से जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं हैं। तो इन सभी के बारे में एक सुव्यवस्थित तर्क संगत चिंतन जो पिछले 2500 वर्षों से चलता रहा, सोक्रेटिस के समय से लेकर के और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत तक जो चीजें चलती रही, उसमें दार्शनिकता और वैज्ञानिकता दोनों का ही जो समावेशन है, उसको मिलाकर हम बोलते हैं कि वो राजनीतिक सिद्धांत का रूप प्राप्त करता है। इसलिए मैंने राजनीतिक सिद्धांत की 2 शाखाएं यहां पर प्रस्तुत करी। एक शाखा है राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, और दूसरी शाखा है राजनीति विज्ञान। जिस समय हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल इवोल्यूशन या मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं किसी चीज का, तब हमारी दृष्टि दार्शनिक हो जाती है। जिस समय हम केवल और केवल उसके एक ऐसे तर्क को जिसको प्रमाणित हम कर सकें, केवल वहां तक हमारा रुझान रहता है, तब हम उसे विज्ञान की कैटेगरी में प्रस्तुत करते हैं। किसी समय पर पॉलिटिकल थियरी में दार्शनिक पक्ष का प्राधान्य रहा है, इसी समय वैज्ञानिक पक्ष का प्राधान्य रहा है। हम आगे ये भी बात करेंगे कि जिस समय दार्शनिक पक्ष का प्राधान्य हो जाता है, उस समय पॉलिटिकल थियरी को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, या पॉलिटिकल थियरी में क्या उपलब्धियां आ जाती हैं। जिस समय वैज्ञानिक पक्ष प्रधान हो जाता है, उस समय पॉलिटिकल थियरी में क्या चुनौतियां आ जाती हैं और उसके पास क्या उपलब्धियां प्रस्तुत हो जाती हैं। जैसे व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है, इस प्रकार की सारी जो चीजें हैं वो इसके भीतर समाहित आती हैं। तो आप लोग इतना निश्चिंत रहिएगा कि पॉलिटिकल थियरी में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। आगामी दिनों में मैं पॉलिटिकल थियरी पर अलग से क्लासेस लूंगा, ये आप निश्चित रहिए। लेकिन अभी जो हमारा मूल मुद्दा है, जो हमारा मूल सरोकार है, वो ये है कि हम एनसीईआरटी को बेस बनाकर वहां प्रत्येक चैप्टर में जो चीज़ दी हुई है, उसमें मैंने अंडरलाइन करके अपनी टेक्निकल टीम को दी है, उन्होंने उसको टाइप किया है, और टाइप करने के बाद उसकी स्लाइड्स बनाई हैं बड़ी अच्छी। कुछ जगह पिक्चर्स भी हम लेंगे स्लाइड्स में, कुछ किताबों वगैरह के नाम भी लेंगे, और उसके आधार पर हम उन चीज़ों को समझते चलेंगे। तो एक शुरू में 10 मिनट का मैंने ओवरऑल इंट्रोडक्शन देने का कोशिश करी। अब जब हम बात करने जा रहे हैं इसकी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण किताबें मानी जाती हैं पॉलिटिकल थ्योरी की। हमारे पॉलिटिकल साइंस में तो वैसे भी कोई भी पेपर हम यदि देते हैं, उसमें कुछ किताबों के नाम हमें याद करने ही करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। बार बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। तो एक तो सेबाइन की किताब थी, जॉर्ज सेबाइन की, और एक किताब जो है डनिंग की किताब थी। दोनों के टाइटल लगभग सेम है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी और ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरीज, है ना। यहाँ केवल बहुवचन हो गया। ये पहली पाठ्य पुस्तक किताब मानी जाती है, डनिंग की रचना है, ये डनिंग की रचना है, और ये जो रचना है ये सेबाइन की रचना है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ये सेबाइन की रचना, ये डनिंग की रचना।
और ये जो दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको पॉलिटिकल साइंस की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में। वैसे तो प्लेटो की रिपब्लिक जो है, या उसकी लॉज है, या स्टेट्समैन है, या अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है, ये बहुत पुरानी किताबें हैं, 2300-2400 साल पहले की। लेकिन पहली पाठ्य पुस्तक का मतलब होता है कि जब विषय अकादमिक अनुशासन के रूप में विश्वविद्यालयों के स्तर पर पढ़ाया जाने लगा है, और वो जो कार्यक्रम है हम जानते हैं 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में और खासकर 20वीं सदी में वो शुरू हुआ था, तो वहां पहली पाठ्य पुस्तक के रूप में जो है ये डनिंग की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरीज, इसके 3 वॉल्यूम्स आते हैं, उसके रूप में प्रस्तुत हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण किताब हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी जॉर्ज एस सेबाइन की किताब है। सेबाइन के नाम से बहुत सारे कोट, बहुत सारे स्टेटमेंट जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। मैं हमारी क्लासेस में, हमारे कोर्सेज में, यूट्यूब पर, एप्लीकेशन में, हर जगह बताता भी हूँ, ठीक है। डनिंग के भी बहुत सारे जो कोटेशन हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। अब जो पहला चैप्टर है हमारा राजनीतिक सिद्धांत का, ये मैंने लिख दिया है क्लास 11 चैप्टर 1 राजनीति क्या है। सबसे पहले इसमें ये बताने का प्रयास हुआ है कि राजनीति क्या है। देखिए क्या होता है कि जब एक आम व्यक्ति के नजरिए से राजनीति पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति मैंने इसलिए कहा, आम व्यक्ति और एक जो विषय का अध्ययन कर रहा है, ये दो हमने अलग अलग वर्ग कर दिए। आम व्यक्ति भी राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ बोल ही लेता है। राजनीति के बारे में तो ये कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा जो है गली नुक्कड़ से होते हुए और सामाजिक संरचनाओं में होते हुए हर जगह, और यहाँ तक कि जो शीर्ष जो पद हैं, शीर्ष जो संस्थान है, वहाँ सब तक राजनीति की चर्चा होती है ना। देसी रूम से लेकर एसी रूम तक, है ना, ये सामान्यतः कह देते हैं कि देसी रूम से लेकर एसी रूम तक हर जगह राजनीति की चर्चाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन जो चर्चा राजनीति के एक आम आदमी कर रहा होता है, उसकी तुलना में अकादमिक अनुशासन की दृष्टि से, एकेडमिक डिसिप्लिन की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जब राजनीति के बारे में सोचे तो निश्चित रूप से उसका कुछ डिफरेंशिएट उसको करना पड़ता है। राजनीति मूल रूप से हमने कहा राज्य के जो कार्य हैं उनका संचालन किस प्रकार से हो, राज्य के जो कार्य हैं वो किस प्रकार से आगे लाए जाएं, राज्य के कार्यों से व्यक्ति का किस प्रकार का जुड़ाव हो, राज्य की जो कार्य हैं उनसे व्यक्ति किस प्रकार से लाभान्वित हो, ये सारी जो बातें हैं उनका जो अध्ययन करने के लिए उन सब चीज़ों का जो समावेशन है वो राजनीति में हुआ करता है। लेकिन ये एक सामान्य सी परिभाषा है। हम अकादमिक परिभाषा जब देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि राजनीति का मूल सरोकार है सार्वजनिक उद्देश्य और हितों की पूर्ति, यानी कुछ हित और उनकी पूर्ति और उसके साथ सार्वजनिक उद्देश्य और लोगों के मध्य संघर्ष और लोगों के मध्य उसमें मतैक्य, यानी संघर्ष और सहमति, ये राजनीति के दो आधारभूत अवयव हैं। हितों की पूर्ति होनी चाहिए और सार्वजनिक प्रकार का एक उद्देश्य होना चाहिए। निजी उद्देश्यों को इसीलिए राजनीति का पाठ सामान्यतः नहीं बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि जब से राजनीतिक सिद्धांत में, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी में जब से लैंगिक प्रश्न जुड़े, नारीवाद के प्रश्न जब से जुड़े, महिला प्रश्न जब से जुड़े, तब से ये कहा गया कि जो निजी है वही सार्वजनिक है, निजी ही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन आने लगी पेपर में। क्वेश्चन आ जाता है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये जो कोटेशन है ये निम्न में से किस थॉट के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है, तो वो हम कहते हैं नारीवाद में प्रस्तुत हुआ है। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि राजनीति क्या है। तो राजनीति किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है, यानी समाज के भीतर ही राजनीति प्रस्तुत होती है, क्योंकि समाज सर्वाधिक पुरातन, सर्वाधिक प्राचीन संरचना है। इसका निर्माण किसने किया, कब किया, इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। मानव सभ्यता जब से अस्तित्व में आई है, जब से इसका विकास हुआ है, जब से मनुष्य में सामूहिकता की प्रवृत्ति विकसित हुई, जब से उसमें एसोसिएशनल भाव विकसित हुआ, जब से उसमें कम्युनिटेरियन, एक सामुदायिकता का भाव विकसित हुआ, तब से समाज नाम की संस्था जो है वो अस्तित्व में आ गई होगी। विवाह के माध्यम से, सगोत्रीय रिलेशंस के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से, शारीरिक और मानसिक संपर्कों के माध्यम से समाज की संरचना अस्तित्व में आई होगी। उस समाज में जब नियम कायदों के आधार पर, कानूनों के आधार पर कोई व्यवस्था प्रस्तुत हुई, तब राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण हुआ होगा, है ना। तो राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है। अब महात्मा गांधी का एक बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन है, महात्मा गांधी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा, एक बार टिप्पणी करी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। उन्होंने ये कहा था, एक्चुअली राजनीति और धर्म के रिलेशन पर वो बात उन्होंने करी। राजनीति का आध्यात्मिकरण गांधी का एक बड़ा महत्वपूर्ण थॉट है, हम जानते हैं। गांधी ने कहा राजनीति का अर्थ होना चाहिए जनसेवा, धर्म का अर्थ होना चाहिए नैतिकता। तो नैतिकता से युक्त यदि जनसेवा है तो वो एक तरह की आध्यात्मिक व्यवस्था है। और उन्होंने कहा कि जो ये कहता है मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो जानता ही नहीं कि राजनीति क्या है। राजनीति ने हमें एक सर्पणी के समान, सांप की कुंडली के समान घेर रखा है, हम इससे बाहर जा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये कोटेशन कई बार पूछ ली जाती है। मैंने अभी राजनीति का आध्यात्मिकरण कहा, आपका दायित्व होना चाहिए कि आप इसके नोट्स बनाते चले, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां एनसीईआरटी किताब में लिखा गया कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है
कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं है। देखिए फिर से बोलता हूं मैं, राजनीति का जन्म इस तथ्य से हुआ कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या तो उचित और वांछनीय और क्या नहीं। यानी राजनीति कुछ नियम कायदों की चर्चा करती है, मैंने जैसे कहा, और वो नियम कायदे कालांतर में कानूनी व्यवस्था का रूप ले लेते हैं, विधिक व्यवस्था का रूप लेते हैं, क्योंकि नियम कायदे तो समाज में भी थे, लेकिन समाज तक उन नियम कायदों का पक्ष जो था वो नैतिक प्रकार का था, वैचारिक प्रकार का था। जब उन पर कानूनी संदर्भ जुड़े, विधिक संदर्भ उन पर जुड़े, बाध्यकारी संदर्भ उन पर जुड़े, एक भौतिक शक्ति जन्य संदर्भ उनमें जुड़े, तब जाकर वो राजनीति के साथ जुड़ जाते हैं। फिर इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं भी शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। ठीक है, अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत के बारे में इसमें बताने का प्रयास किया, परिभाषित करने की कोशिश की एनसीईआरटी ने कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। मैं फिर से पढ़ता हूं, देखिए आराम आराम से चलिए, एनसीईआरटी की किताब है, किताब के रूप में ही हमें पढ़ना है, ध्यान रखिए। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को, है ना, तो विचार तो चिंतन का पाठ हो गया, हमारे जो विचार है, नीतियां उसकी क्रियान्विति हो गई, को व्यवस्थित रूप देता है, तार्किकता देता है, तर्कसंगतता देता है, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सबसे पहले हमारा जीवन सामूहिकता, सामाजिकता की भावना से युक्त होता है, तो हमारा सामाजिक जीवन, हमारी सरकार यानी हमारी राजनीतिक प्रक्रिया, हमारी जो राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्था, और साथ ही संविधान। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक सिद्धांत यह बताने का प्रयास करता है कि सामाजिक जीवन में हम जो कुछ भी चीजें सोचते हैं और जो कुछ भी क्रियान्वित करते हैं, बशर्ते उनका संबंध जो है हमारी राजनीतिक अभिमुखीकरण से, हमारे पॉलिटिकल ओरिएंटेशन से होता है, हमारी राजनीतिक संस्थानीकरण की प्रवृत्ति से होता है, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी चीजों से होता है, वो सभी चीजें जब सामूहिक रूप से अध्ययन का विषय बनती है, तब उसे हम पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत का नाम देते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, अच्छा मैंने आज शुरू में भी कहा कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, हम उसमें संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, हम उसमें प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक सिद्धांत को लेकर आगामी दिनों में और मैं क्लासेस लाऊंगा, लेकिन अभी शर्त है एनसीईआरटी की 50+ क्लासेस हम लेंगे ओवरऑल 11th और 12th क्लास की मिलाकर, ये बार बार मैं कह रहा हूं। इसलिए एज इट इज अभी तो एनसीईआरटी किताबें जो दिया, पहले हम अपने आप को केवल वहां तक सीमित रखेंगे, यद्यपि मैं व्याख्या करते समय उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें जोड़ता जाऊंगा जिनको आप लिखते जाइएगा, वो हमारे एक बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन प्रकार के नोट्स बनेंगे, और बिल्कुल मेरा दावा है कि एग्जामिनेशन में उससे जबरदस्त आपको सफलता मिलने वाली है, फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम मूल्यों की या अवधारणाओं की, तो स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता, ये जैसी अवधारणाओं का अर्थ इसमें स्पष्ट करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत का एक सरोकार तो किससे हो गया, वो हो गया राजनीतिक संस्थानीकरण से, राजनीतिक प्रक्रियाओं से। दूसरा सरोकार हो गया राजनीतिक अवधारणाओं से। मैं यहां लिख देता हूं, राजनीतिक सिद्धांत का जो सरोकार है वो किस किस चीज से हो गया, ये किताब हमको कह रही है। एक तो हो गया राजनीतिक नीतियों से, और राजनीतिक संस्थाओं से। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर राजनीतिक प्रक्रियाओं से, 4th नंबर है राजनीतिक अवधारणाओं, राजनीतिक मूल्यों से, इसका मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, राष्ट्रवाद, नागरिकता, विकास, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, है ना, ये सारी की सारी अवधारणाएं हैं। फिर देखते हैं हम जरा, यह है कानून का राज यानी विधि का शासन। कानून का राज को हमने क्या बोला, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 में मिलता है हमको भारतीय संविधान में, जो एबी डायसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था। अधिकारों का बंटवारा कह लीजिए या इनका वर्गीकरण कह लीजिए। अधिकारों का वर्गीकरण क्या होता है,
मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, पहली पीढ़ी के अधिकार, दूसरी पीढ़ी के अधिकार, तीसरी पीढ़ी के अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, है ना, ये सब अधिकारों के वर्गीकरण है। और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये व्यवस्था क्या है? ये न्यायपालिका के द्वारा विकसित की गई एक अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से न्यायालय जो है वो लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाता है। कथन कारण में आ जाए मान लीजिए क्वेश्चन कि न्यायिक पुनरावलोकन, या क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में सत्य असत्य कथन बताइए, या न्यायिक पुनरावलोकन का योगदान क्या क्या है? तो संविधान का संरक्षण, लोकतंत्र का संरक्षण, नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण, सरकारों को और संसदों को, विधानमंडलों को, कार्यपालिका को, प्रशासन को जो है उनकी सीमाओं का ज्ञान कराता है न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, क्योंकि इसके माध्यम से किसी कानून या आदेश या संशोधन की संवैधानिकता का परीक्षण किया जा सकता है और यदि वो विरुद्ध है संविधान के उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पढ़ेंगे। तो इन सभी के बाद जो है पॉलिटिकल थियरी में की जाती है साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या कहता है। वापिस से इसने अवधारणाओं की बात करी, स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, सिटीजनशिप की बात की जाती है आज। ठीक है, न्याय का संदर्भ है विकास का, राष्ट्रवाद का, धर्मनिरपेक्षता, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्याख्या करी थी, ये वही चीजें दी हुई है। जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व, इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है, उनकी जांच करता है। फिर राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, देखिए, राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसको हम राजनीतिक अवधारणा बोलते हैं, इनको हम राजनीतिक मूल्य बोलते हैं ना। मूल्य वो है, राजनीति के मूल्य इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से, मूल्यों का मतलब है मापदंड, मान्यता है, मानक, है ना। मूल्यों का मतलब वैल्यूज, जिसको हम बोलते हैं कि राजनीतिक जीवन के उपयुक्त मापदंड क्या हो, राजनीतिक जीवन के नॉर्म्स क्या हो, मानक क्या हो। तो ऐसा राजनीतिक जीवन, ऐसा संवैधानिक जीवन, ऐसा विधिक जीवन, ऐसा राष्ट्रीय जीवन महत्वपूर्ण होगा जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो, जहां न्याय कायम किया जाता हो। ठीक है, जहां बंधुता प्राप्त की जाती हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर, देखिए जरा, है ना, राजनीतिक चिंतक। अब ये देखिए कितनी रोचक बात है, मैं इसी पेज पे आऊंगा। ये हमने जो बात करी थी, ये जो है ना, ये जो दो किताबें, इसमें मजेदार बात यह है कि किताब का नाम तो है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरीज, लेकिन इसमें विचारकों के बारे में विवरण दिया गया। इसका मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो है और कुछ नहीं, पिछले 2500 वर्षों में हमारे जो जो विचारक हुए, मैंने कहा सोक्रेटिस से लेकर के हमारे वर्तमान समय तक के समकालीन जो विचारक हैं, चाहे वो फ्रांसिस फुकुयामा आ गए, चाहे जॉन रॉल्स आ गए, चाहे रॉबर्ट पुटनम आ गए, चाहे सीवी मैकफर्सन आ गए, चाहे माइकल वॉल्जर आ गए, ठीक है, चाहे विल किमलिका आ गए, ये जो विचारक चले आ रहे हैं हमारे यहाँ लगातार, चाहे भिकू पारेख आ गए, चाहे आयरिश मैरियन यंग आ गए, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के जो विचारक हैं, ट्रेडिशनल, क्लासिकल विचारक, मॉडर्न और फिर कंटेम्प्रेरी विचारक, इन सभी के जो विचार दिए गए थे, जैसे न्याय का सिद्धांत प्लेटो ने 2300 साल पहले दिया, 2400 साल पहले, और 1971 में जॉन रॉल्स की जब रचना आई तब भी न्याय का सिद्धांत दिया गया। फिर अमर्त्य सेन की रचना जब आती है अभी, तो उसमें भी जो है आइडिया ऑफ जस्टिस की जब बात होती है, वहां भी न्याय का सिद्धांत रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो विचार राजनीतिक जीवन को प्राण दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, अनुप्राणित कर रहे हैं, उन्हीं को विभिन्न चिंतकों के द्वारा उनकी विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रस्तुत की गई हैं। तो वो जो 2500 वर्षों का पूरा पॉलिटिकल जो थॉट है, जिसमें दार्शनिकता भी और वैज्ञानिकता भी, आज की क्लास के इंट्रोडक्शन में मैंने लगभग 9-10 मिनट इसी पर बात की थी, मैं फिर वो समझा देता हूं आपको कि पिछले 2500 वर्षों से जो कुछ भी सोचा गया, जो कुछ भी कहा गया, तर्कसंगत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, दार्शनिक तरीके से, उसमें दार्शनिक मूल्यों की अधिकता भी रही और उसमें वैज्ञानिकता का भी प्रभाव रहा। एक समय पर दार्शनिक मूल्य बहुत ज्यादा थे, एक समय पर वैज्ञानिक मूल्य बहुत ज्यादा थे, एक समय पर दोनों में सामंजस्य की प्रवृत्ति हमको देखने को मिली। उसी से हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन और राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से जुड़ा जो विवाद है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जो संबंध है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां जो मैं बताना चाह रहा था इस चीज को एनसीईआरटी किताब के माध्यम से, कि ये अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। जैसे रॉल्स कहते हैं, जैसे पहले प्लेटो की बात करें, प्लेटो कहते हैं कि न्याय क्या है, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। रॉल्स कहते हैं सत्य विचारों का प्रथम सद्गुण, न्याय संस्थाओं का प्रथम सद्गुण। अब इन दो परिभाषाओं को जब आज हम परखने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो का चिंतन जहां श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण की बात करता था, प्लेटो का चिंतन जहां न्याय को नैतिकता के साथ जोड़ने की बात करता था, न्याय को एक सर्वोपरि मूल्य के साथ जोड़ने की बात करता था, वहीं जॉन रॉल्स का चिंतन जो है न्याय को वितरण व्यवस्था के केंद्र में लाने की बात करता है, ताकि समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनका अधिकतम लाभ हो सके, अधिकतम हित हो सके। ठीक है, फिर राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है नागरिकों को
राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने। देखिए मैं जो भी लाइनें कह रहा हूं, देखिए थोड़ा बहुत जो अपन पढ़ते रहते हैं ना कई वर्षों से, वही चीजें बार बार आती हैं। भीतर जो जाता है उसी का प्रक्षेपण बाहर होता है। गुरुजन यही कहते हैं कि हमारे भीतर से हम जो सोचते हैं उसी का प्रक्षेपण बाहर आता है। तर्क संगत बार बार मैं कह रहा हूं। तो कल्पना और चिंतन में जो अंतर है वो अंतर बेसिक रूप से इसी तर्क का है ना। जैसे मैंने उदाहरण शुरू में आज दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति हम बनना चाहें आज की डेट में, ये तो हुई कल्पना, और हम उसके लिए प्रॉपर अध्ययन करें, ठीक है, कि क्या उसकी योग्यता है, क्या शर्तें हैं, क्या संविधान वहां का कहता है, क्या वहां के नागरिकता के नियम कहते हैं, क्या वहां के विधिक अधिकार कहते हैं, न्यायालयों की वहां क्या व्याख्या है। इन सबका जब अध्ययन कर लेंगे तो वो हमारे चिंतन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तर्क संगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं, जैसे आज हम जब शक्ति संघर्ष देखते हैं, शक्ति संतुलन देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों, हम मॉर्गनथाउ की याद करते हैं जो यथार्थवाद की बात करते हैं, या केंथ वॉल्ड्स की बात करते हैं जो नव यथार्थवाद की बात करते हैं, ठीक है, या हम शीत युद्ध के घटनाक्रमों को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जब आतंकवाद को देखते हैं तो हम जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है सैमुअल पे हंटिंगटन की, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। आज जब अमेरिकी नेतृत्व की हम बात देखते हैं तो उस समय फ्रांसिस फुकुयामा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो इतिहास के अंत की जो संकल्पना है, उसको देखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके माध्यम से, राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरह से आंकने का प्रशिक्षण, यानी उसको लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद वापस आया कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के जो विचार हैं, जो दैनिक विचार है ना, दैनिक जो विचार है उनसे उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। अब देखिए क्या होगा ना आने वाले दिनों में, देखिए काफी सारी चीजें हैं। मैं बार बार आपसे लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से, जब से मैं अपने चैनल पर फिर से एक्टिव हुआ हूँ, ठीक है, कुछ ऑफलाइन क्लासेस कुछ कम करी, तब जाके वापस से एक्टिव हो पाया अपने चैनल पर, ऑनलाइन पर, देखिए, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, उन सभी काम में सामंजस्य रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है सभी कामों को। तो मैं बार बार ये कहता रहा पिछले 2-2.5 महीने से कि बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में, बहुत सारी चीज़ें भविष्य में हम लेकर आ रहे हैं। तो अब जब मैं लेकर आया हूँ इसको, तो जैसे आज मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एनसीईआरटी के, पहले एनसीईआरटी की पूरी 11वीं-12वीं की क्लास को आप ढंग से समझ लीजिए और फिर इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप हम कर पाएंगे, है ना। तो यहां जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ये आया कि आज की जो क्लास हम ले रहे हैं इसमें क्वेश्चन आ गया कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन से कथन सत्य असत्य कथन, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछे आ रहे। तो उसमें दिया जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत कार्य, क्वेश्चन दे दिया राजनीतिक सिद्धांत कार्य के क्या क्या कार्य हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत कार्य दैनिक जो विचार होते हैं, जैसे दैनिक विचार का तात्पर्य हो गया राष्ट्र के जीवन को प्रभावित करने वाले जो विषय होते हैं, राजनीतिक जीवन को, जैसे इलेक्शन एक बड़ा विषय है, या जनगणना का जो विषय बड़ा विषय है, या धर्मनिरपेक्षता का विषय हो गया, एक बड़े प्रकार का विषय हो गया। तो दैनिक विचारों से उनको उलझना पड़ता है, यानी उसके साथ उनको विचार करने पड़ेंगे। संभावित अर्थों पर उसके विचार विमर्श, जैसे विधि का शासन है, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार है, ठीक है, महिला सुरक्षा के प्रश्न है, लैंगिक समानता का विषय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ठीक है, ये सारे के सारे जो विषय हैं ना, इनसे उनको जूझना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की जो व्यवस्था उसकी बात करनी पड़ेगी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसको उन्हें देखना पड़ेगा। और फिर साथ ही नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध, नीतिगत विकल्प यानी इसके लिए सरकारें क्या क्या नीतियां बना सकती हैं, सरकारें जो है इसके लिए क्या क्या उपाय ला सकती हैं, क्या क्या क्रियान्विति की स्टेज जो है उसके लिए रखी जा सकती है। ये राजनीतिक सिद्धांतकारों का मुख्य कार्य रहता है, ठीक है। फिर राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, है ना। सुव्यवस्थित यानी कि वर्गीकृत, एक बिल्कुल जो क्रम से चलती है, जिसमें क्रमबद्धता रहती है। जो सुव्यवस्थित शब्द है इसको हम क्रमबद्धता भी कह सकते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से हमें बताते हैं। जैसे हम न्याय जब पढ़ने को जाते हैं राजनीतिक सिद्धांत में, तो हम सबसे पहले न्याय के बारे में ग्रीक थॉट को पढ़ते हैं, है ना, फिर हम रोमन थॉट पर आते हैं, फिर हम मध्यकालीन थॉट पर आते हैं, और फिर आधुनिक काल पर आते हैं, और फिर समकालीन चिंतन पर आते हैं ना। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे न्याय में सबसे पहले ग्रीक थॉट पर हम गए तो हमने प्लेटो का चिंतन पढ़ा, देखा न्याय सद्गुण है। अरस्तु में आए तो हमने देखा न्याय वितरण और सुधार जो है दोनों के पक्ष में आता है, सामान्य विशिष्ट, विशिष्ट के दो पक्ष, वितरण और जो है सुधारात्मक। फिर हमने रोमन चिंतन में आए, सिसरो के समय आए, प्राकृतिक कानून के साथ उसको हमने जोड़ने की बात करी। फिर मध्यकाल में हम आए, ठीक है, मध्य युग में जब आते हैं तो ऑगस्टाइन का चिंतन देखा, मार्सिलिया ऑफ एडो का चिंतन हमने देखा, संत थॉमस एक्विनास का हमने चिंतन देखा, ईश्वरीय न्याय की संकल्पना, दैवीय न्याय की संकल्पना। फिर आधुनिक काल में आए मैकियावेली, बोधा और जो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट जो थॉट है हमारे, हॉब्स, लॉक, रूसो का जो चिंतन है, बेंथम और मिल का जो चिंतन कालांतर में, फिर हीगल का हो गया, ग्रीन का और कार्ल मार्क्स तक का चिंतन है। तो न्याय को किस रूप में राज्य के साथ जोड़ा है, सरकार के साथ जोड़ा है, संस्थाओं के साथ जोड़ा गया है, ठीक है।
वो हम देखते हैं। फिर न्याय को अन्य अवधारणाओं के साथ किस प्रकार जोड़ा गया। फिर 20वीं सदी में हम देखते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे न्याय को लेकर क्या क्या विचार है। रॉल्स का चिंतन न्याय पर क्या आ गया, रॉबर्ट नॉजी का चिंतन किस प्रकार का आ गया, एफ ए हेयक ने क्या बात की है उसमें, आइजा बर्लिन ने न्याय को लेकर किस प्रकार का थॉट उनसे न्याय को संबंधित कर दिया जाता है, या मैंने कहा सीबी मैकफर्सन का जो थॉट है, या मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि हम उस पर जब न्याय के उस थॉट को पढ़ते हैं तो हम अमर्त्य सेन के थॉट तक वहाँ तक पहुँचे, और भी अन्य थॉट भी समकालीन में चलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्रमबद्धता इसमें रखनी पड़ती है ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सके, है ना। परिष्करण से हमारा विचार समृद्ध होते हैं। देखिए, विचार के परिष्कृत होने का मतलब ही होता है विचारों में समृद्धि आना, है ना, विचारों में समृद्धि, ठीक है, समृद्धता, और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सके। बिल्कुल, क्योंकि तर्क वितर्क जो होता है, वाद प्रतिवाद संवाद जो कार्ल मार्क्स का तरीका था, या सुकरात का जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी, प्रश्न पूछते हैं फिर खंडन करते हैं फिर उत्तर देते हैं फिर खंडन करते हैं फिर प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नोत्तर शैली जो संवाद की शैली थी, द्वंद्वात्मक शैली थी, डायलेक्टिक शैली डायलॉग से जो बनी थी, तो वहां सुकरात के समय प्रश्नोत्तर के रूप में थी। हीगल और कार्ल मार्क्स में आते आते वाद प्रतिवाद संवाद, यानी कोई भी हम जब थॉट सोचते हैं, विचार रखते हैं, बात करते हैं, वो संपूर्णता का दावा नहीं करती है। यदि संपूर्णता का दावा करती है, शीघ्र ही हम उसका कोई विरोधी पक्ष उसमें से प्रस्तुत करते हैं, फिर उस विरोधी पक्ष को हम फिर खंडन करके वापस एक संश्लेषित पक्ष उसका लेकर आते हैं। तो वाद प्रतिवाद संवाद, है ना, पक्ष प्रतिपक्ष और समपक्ष, इसको ये हम भारतीय दर्शन में पक्ष प्रतिपक्ष और समपक्ष के रूप में भी हम जानते हैं, खंडन और मंडन के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें भैया। फिर आजादी है, लिबर्टी है, समानता है, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। ये ऐसी चीजें नहीं है जिनसे हमारा सामना ना पड़े। जैसे मैं इतनी देर से उदाहरण दे रहा हूं कि ये डे टू डे की लाइफ पे हमको बात इनकी होती है। जैसे आजादी को लेकर हम बात करते हैं, जैसे हमारा गाड़ी चलाने की आज़ादी है, मोबाइल की आज़ादी है, इंटरनेट की आज़ादी है हमको, ठीक है ना, 4G 5G हमारी आज़ादी है ना, घूमने फिरने की आज़ादी है, हमें अपने शौक करने की आज़ादी है, हमें अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने की आज़ादी है, हमें व्यापार व्यवसाय की आज़ादी है, रोजगार के फॉर्म भरने की आज़ादी है, पढ़ने की भी आज़ादी है, ठीक है, पढ़ने की भी, है ना, ध्यान रखिए, पढ़ने की भी आज़ादी है और उसका उपयोग कीजिए, पढ़ाई कीजिए भैया खूब सारी, ठीक है। फिर समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है, तो ये राजनीतिक सिद्धांत कहता है, ठीक है। फिर हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों चाहिए, ये इसके लास्ट सेगमेंट पे 11th क्लास के चैप्टर 1 में ये बात आती है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। देखिए, फिर से बोल रहा हूं, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। सभी समूहों का तात्पर्य यहाँ किससे हुआ, कई चीजें ली जा सकती है। सभी समूहों में हम शिक्षित समूह ले सकते हैं, अशिक्षित समूह ले सकते हैं, रोजगार प्राप्त ले सकते हैं, बेरोजगार ले सकते हैं, ग्रामीण ले सकते हैं, शहरी ले सकते हैं, ठीक है। हम पुरुष स्त्री की बात कर सकते हैं, महिलाओं बच्चों वृद्धों की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। हम दिव्यांगजनों की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम ट्रांसजेंडर्स की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न जो मेट्रो सिटीज़ में जो रहते हैं उनकी हम बात कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, विद्यार्थी वर्ग की हम बात कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। जो राजनीति से प्रत्यक्ष जुड़े हुए लोग हैं उनकी हम बात कर सकते हैं, बुद्धिजीवी समूह की हम बात कर सकते हैं, श्रमिक और कृषक समूह की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। खेलकूद से जो जुड़े हुए लोग हैं, सेलिब्रिटीज जो जुड़े हैं, उन सबसे। तो हर समूह के लिए राजनीतिक सिद्धांत जो है वो प्रासंगिक है, हर समूह के लिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक बनते जा रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा, इवन मैंने कहा कि भाई सेलिब्रिटीज जो हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड, ये सेलिब्रिटीज वो भी अपने थॉट रखेंगे, वो भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। अभी जैसे उदाहरण देता हूँ, अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं हॉलीवुड की, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो पॉप गायक हैं, सिंगर हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर, जिनका मतलब लाखों नहीं करोड़ों फैन हैं जिनके, ठीक है। एक वो बहुत चर्चित हैं इस समय, टेलर स्विफ्ट, आप तो शायद गाने वगैरह सुनते देखते होंगे, कभी कभी मैं भी वो देखिए आता है इसमें, तो मैं भी देख लेता हूँ, यूट्यूब पे आता है तो टेलर स्विफ्ट, तो वो भी जो है वक्तव्य इस समय राजनीति को लेकर दे रही हैं, जबकि वो तो एक पॉप सिंगर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, यहाँ भी भारत में जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ तो एक बड़ी शानदार कल्चर है कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हैं उनको राजनीतिक दल जो है वो सांसद का, विधायक का टिकट देते हैं कई बार, ठीक है, वो उम्मीदवार बनते हैं, जीत भी जाते हैं इलेक्शन भी, ठीक है, कार्य भी करते हैं, ठीक है ना, तो अपनी राजनीतिक भूमिका भी संभालते हैं। तो इसका मतलब सभी समूह के लिए राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है। फिर दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी जो है वो हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग क्या है, ये बताने का प्रयास किया है कि सभी समूहों के लिए राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इससे हम अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ये अमूर्त मसले नहीं है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए ये मसले हैं, ठीक है। जैसे मुझे ध्यान पड़ता है अभी अक्षय कुमार जो है कई वर्षों तक, शायद अभी भी हो सकता है,
इसमें हो उनका जो एक कंसर्न हो उनका कि जो कर समय पर टैक्स देने के लिए, ठीक है, उसके लिए लोगों को प्रेरित करना, उसके ब्रांड एम्बेसडर वो रहे लंबे समय तक, जहां तक मेरी जानकारी में है, ठीक है। तो अक्षय कुमार तो बॉलीवुड एक्टर हैं, ठीक है, लेकिन एक सामाजिक, एक राजनीतिक भूमिका, राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका है वो भूमिका उनके द्वारा भी प्रस्तुत की जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें हम। तो दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों, संस्थाओं की बुनियादी जानकारी जो है हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्यों चाहिए? ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वो हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते चले जाते हैं, ठीक है। यानी सीधा सीधा मैं एक समराइज अगर इस बात का करूं तो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक दिशा देता है, हमारे विचार जो है उनको व्यवस्थित करता है, हमें अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन बनाने में मदद करता है, ठीक है। और साथ ही वो राष्ट्र के प्रति जो हमारा समर्पण है, राष्ट्र के प्रति हमारी जो दृष्टिकोण है, उसको विकसित, उसको समृद्ध, उसको परिपक्व करने में हमारी मदद करता है विभिन्न प्रकार से, चाहे इलेक्शन के माध्यम से, चाहे वाक अभिव्यक्ति के माध्यम से, ठीक है, चाहे व्यापार व्यवसाय में योगदान देकर, चाहे ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के माध्यम से, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं ये राजनीतिक सिद्धांत में हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने बात करी है। आज चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, लगभग आधे घंटे क्लास हुई है राजनीतिक सिद्धांत। 11th क्लास में यही चैप्टर दिया हुआ था और ये कोर्स है राजनीतिक ज्ञान स्कूल व्याख्याता, कंप्लीट कोर्स दे रखा है एप्लीकेशन पर, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, उसमें तमाम प्रकार की जानकारी है। मॉड्यूल्स में भी कोर्सेज दिए हुए हैं। मॉड्यूल 1 जो है वो पॉलिटिकल थियरी और कॉन्सेप्ट का है, मॉड्यूल 2 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, मॉड्यूल 3 वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, मॉड्यूल 4 भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, मॉड्यूल 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो मॉड्यूल लेना चाहें मॉड्यूल देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स देखना चाहें कंप्लीट कोर्स आप देख सकते हैं। और अभी जो है ये डिस्काउंट ऑफर हमारे पॉलिटिजोन ऐप में दे रखा है 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 11 दिवसीय दीपावली डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है वो भी उपलब्ध करा रखी है, 26 टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है तो टोटल 2600 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमने मॉड्यूल्स बना रखे हैं, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट वाला हो गया पार्ट, कंपैरेटिव हो गया, थिंकर्स हो गया, और भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ठीक है। और मॉड्यूल्स भी हैं और ये कंप्लीट भी है, और इसकी तो जो भी है इसमें प्राइस वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों की ये जो हमने प्रयास किया है ये बहुत लाभदायक होगा, बहुत उपयोगी होगा, बहुत रुचिकर रहेगा। और इसी तरह से आराम आराम से हम 30-35 मिनट लगभग मुझे लगता है एक चैप्टर में हमें लगेगा। कुछ चैप्टर बड़े हैं उनके हम 2 पार्ट कर लिया करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे मुझे ध्यान पड़ता है समानता का चैप्टर काफ़ी इसमें बड़ा दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में, तो उसके 2 पार्ट हम लोग कर लेंगे, है ना, ताकि 12-15 स्लाइड जो है डेली हम इसमें पढ़ लें 30-35 मिनट में। 50+ क्लासेस मतलब लगभग 1.5-2 महीने तक हम ये जब करेंगे तो 11th-12th की हमारी बिल्कुल तैयारी शानदार हो जाएगी। तो लगभग अगर 20-25% क्वेश्चन भी हमारे पेपर में एनसीईआरटी में से आ जाते हैं हमारे लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं कल फिर आप सभी से मिलूंगा। 2nd चैप्टर जो लिबर्टी, स्वतंत्रता का चैप्टर है, उसके साथ हम लोग बात करेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहिएगा शानदार तरीके से। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसमें कंजूसी मत किया कीजिएगा, ठीक है। और खूब अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, खूब अच्छे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ठीक है। और कोर्सेज वगैरह की जानकारी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलता हूँ मैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी वीडियो डाल रहे हैं ताकि थोड़ा समय बच सके, और लाइव में थोड़ा सा ही होता है मेरे लिए भी, वो थोड़ा एक बाध्यता सी हो जाती है कि मुझे उस टाइम लाइव में आना पड़ेगा। रिकॉर्डेड में है कि मैं पूरे दिन में जब भी मेरे पास समय की उपलब्धता होती है रिकॉर्ड कराया और उसको हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से अपलोड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी रिकॉर्डेड ला रहे हैं, बीच बीच में मैं कुछ लाइव क्लासेस के लिए भी आप लोगों से जरूर जुड़ूंगा, ठीक है। और उसमें कॉमेंट सेक्शन भी रखेंगे जिसमें आप कॉमेंट कर सकेंगे। अभी भी इस क्लास में, जैसे ये जो क्लास मैंने दी है, इसको हम ये प्रयास करेंगे कि एक जो एक शायद प्रीमियर कुछ होता है यूट्यूब का, उस पर हम करेंगे। तो शायद उसमें ऐसा रहेगा कि आप कुछ कमेंट वगैरह करेंगे तो मुझको लाइव कमेंट उस समय दिख जाएंगे और मैं उन कमेंट का जवाब देने का उस समय प्रयास करूंगा, ठीक है। जैसा भी होगा हमारी टेक्निकल टीम उस पर डिसीजन ले लेगी, ठीक है। तो काफ़ी समय हो गया है, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास। कल हम बात करेंगे स्वतंत्रता वाले टॉपिक पर, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और आप सभी को दीपावली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके कार्य में, आपके रोजगार में, आपकी शिक्षा में, सभी जगह आपके परिवार में
समृद्धि करे, सुख और खुशियां लेकर आए। ठीक है, तो ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद।